राम राम भाई सभी को। मेरा नाम अंकित है और मैं हरियाणा में चरखी दादरी से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अपने डीयू से करी है और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने थर्ड ईयर में मैंने कोचिंग ले ली थी। और कोचिंग ख़त्म होते ही मैं अपने घर आ गया था और बाकी की तैयारी मैंने अपने घर रह के करी थी पूरे इस रूम में बैठ के ही। ठीक है। और मैं 2 बार एस एस सी क्रैक कर चुका हूँ और 1 बार एस एस सी सी एच एस एल क्रैक कर चुका हूँ। और करंटली मैं अभी दिल्ली जी एस टी एंड कस्टम डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। ठीक है। और मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ वीडियो शेयर करी थी। तो वहाँ पे लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर कैसे क्या पढ़ें, क्या आपने पढ़ा, स्ट्रेटजी बता दो, अपनी गाइडेंस दे दो। तो फिर मैं सोचा कि आपको एक फुल वीडियो बना के यूट्यूब पे गाइड कर देता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में आज हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ना वो देख लो आप एक बार पहले। एक तो हम सिलेबस के बारे में बात करें, ठीक है, और इसको कैसे कवर करना है, कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी, या सेल्फ स्टडी से करना है, ये सब बात करेंगे। और भाई मेरे क्या क्या फेलियर्स रहे थे और सक्सेस रही थी 2019 से लेकर 2024 सी जी एल तक, सी एच एस एल सी पी ओ सबकी आज आपको बताऊँगा। ठीक है। और क्या क्या मिस्टेक मैंने जो कर दी थी और जो आपको नहीं करनी है भाई, जल्दी सिलेक्शन लेना तो उनका भी ध्यान रखना, ये बता दूंगा। भाई सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज भाई ये बता दूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा था, मेरे क्या क्या सोर्सेज रहे थे, और मेरी मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी रही थी, ये सब बताऊंगा। और भाई सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज जो आप कर सकते हो फॉलो भाई, ठीक है, यूट्यूब से, क्योंकि मेरे बहुत पुराने सोर्सेज है भाई और अभी फ़िलहाल बहुत नया नया सब आ रखा है। तो आपको मैं बता दूंगा यूट्यूब से क्या क्या फॉलो कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई सिलेक्शन स्ट्रेटजी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखो अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है। सिलेबस में 4 पार्ट है भाई, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में। अब इनको कवर कैसे करना है, कोचिंग भी ले सकते हो और सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई भाई ज़्यादा ही कमज़ोर है ना तो अपनी भाई कोचिंग ले लेना। ठीक है। आराम से अपना पूरा एक जगह कंटेंट मिल जाएगा और अपना सारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाई तुम्हें चेक करना है कि तुम सही हो कि नहीं हो तो एक बार ना एक PYQ का मॉक दे के देख लो। ठीक है। अगर उसमें तुम्हारे 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, 100 110, तो तुम सेल्फ स्टडी से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर तुम्हारे भाई 50 60 70 नंबर बन रहे हैं तो तुम एक बार ले लो कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कोचिंग लेना भी। ठीक है। फिर कोचिंग लेने के 2 ऑप्शन आते हैं भाई, ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले। अगर ज़्यादा मैं बताऊँ ना बढ़िया तो देखो ऑनलाइन रहेगी, घर बैठ के अपना एक रूम पकड़ो, अपना बंद रूम हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वाईफाई लगवाओ और अपना घर पे कोचिंग करो। पूरी तैयारी मैंने अपनी घर करी है। ऑफलाइन में ना भाई ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अब बात करते हैं भाई मेरी एसएससी सीजीएल की जर्नी। ठीक है। मेरा क्या क्या था भाई, मेरा पहला अटैम्प्ट था 2019 सीजीएल का। मैं कोचिंग करके अपना ग्रेजुएशन करके घर आ गया था। उसके बाद मेरे उस टाइम तक नोट्स भी पूरे नहीं हुए थे, मतलब मैं ऐसे ही ना जल्दी जल्दी में कोचिंग कराया था पूरी, मतलब बहुत लॉन्ग नोट्स थे, वो सब कुछ लिख लिया था मैंने जितना भी हो सकता था। ठीक है। उसके बाद मैंने घर आके अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करे। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के भी इंग्लिश के भी। तो उनमें मैं बहुत टाइम लगा के शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहा था धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही बस ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। और पेपर आ गए थे इतने सीजल 2019 का प्री, मार्च में हुआ था 2020 में। तो ये आ गया, उस टाइम तक कुछ भी तैयारी नहीं थी, ऐसे ही मैं दे आया जाके। मेरे नंबर आए थे भाई 137 या 138, और कट ऑफ उस टाइम गई थी प्री की 148 के आसपास। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा रह गया 10 12 नंबर से। ठीक है भाई। उसके बाद फिर कोरोना वगैरह आ गया था, फिर ऐसी पढ़ाई हुई नहीं, डिस्टर्बेंस होगी, अपना घर में यूँ ही मौज मस्ती मारता रहा। ठीक है। यूँ ही निकल गया, गेम वेम खेल के कर दिया टाइम पास। फिर इतने सीजल भी इसका पेपर आ गया। प्री तो दे दिया जैसे तैसे, महीने 2 महीने पढ़ गए पेपर से पहले। ठीक है। इतने नोट्स वोट्स थोड़े बहुत तैयार हो गए थे हल्के फुल्के। तो प्री निकल गया मेरा। ठीक है। अब उस टाइम तक प्री का इतना आइडिया नहीं था कि भाई प्री में दे तो आया, बट पता नहीं था कि भाई कैसा हुआ है। मतलब यूँ लग रहा था कि हाँ हो भी जाएगा नहीं भी होएगा, पता नहीं होगा कि नहीं, डाउट में था। तो मैंने तैयारी करी नहीं फिर मेंस की, मैं अपना यूँ ही बैठा रहा रिजल्ट की वेट में कि रिजल्ट आएगा जब देखेंगे। ठीक है। और उस टाइम भाई मेरे नंबर आ गए 151 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मिला मिलू के मेरे इतने बन गए और कट ऑफ गई थी 132। ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ठीक नंबर थे, 19 20 नंबर कट ऑफ से ऊपर उस टाइम पे बहुत सही था, क्योंकि उस टाइम पे प्री के मार्क्स जुड़ते थे। ठीक है। तो नंबर थे काफ़ी सही भाई, सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी थे ये नंबर, अगर मैं मेंस की ढंग से तैयारी करता तो। बट मैंने तैयारी करी नहीं, मेंस आ गया। अपना 10 15 दिन पहले थोड़ा बहुत देखा, कुछ नहीं बनी भाई, जाके हाथ काँप गए मैथ में। मैथ में मतलब 50 या 60 क्वेश्चन सोल्व करे होंगे 100 में से, बस 58 60 करे थे शायद, जहाँ तक मेरे याद है। तो हो गया ख़राब। इंग्लिश का तो ठीक ठाक फिर भी कर दिया था, बट मैथ में ख़राब हो गया। तो हो गया भाई मेंस में फेल। फिर आया 21 का, फिर प्री दिया, फिर प्री क्वालिफाई हो गया। ठीक है। अब इस बार फिर प्री में ठीक नंबर आ गए भाई। तो इस बार थोड़ा पहले अंदाजा हो गया था कि हाँ प्री ठीक गया है, और नंबर वंबर देख के पता लग गया था कि इस बार वही कट ऑफ से थोड़े ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा ठीक सा तैयार हो गया था मेंस के लिए, मतलब मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह लगाए मैंने। इंग्लिश और मैथ के उस टाइम 200 200 नंबर के होते थे अलग से, तो वो करा। ठीक है। डेली के एक एक टेस्ट देता था दोनों के। तो मेंस मेरा निकल गया। बट उस टाइम फिर डीवी आउट हो गया, मैंने डिस्क्रिप्शन वाला भी दिया था इसका सीजल 21 का, बट वहाँ फाइनल मिला मिलू के डीवी तक मेरा नंबर नहीं आया।
ठीक है भाई, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं लगा रहा। फिर बीच बीच में मतलब थोड़ा वो हो जाता था कि गोल से भटक जाता था, यार और कुछ कर लूँ, नहीं हो रहा है जो हो रहा है। बट फिर घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे यार, कि ना हो जाएगा हो जाएगा। मतलब कभी भी घर वालों ने वो नहीं करा कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे, कुछ और कर ले, प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं दिया भाई। घर वालों का बहुत ज़रूरी है सपोर्ट, ठीक है। इस चीज़ में बहुत लंबी जर्नी थी मेरी तो मेरा तो घर वालों ने पूरा साथ दिया भाई, ठीक है। फिर आ गया भाई सीजल 22 का पेपर, दिसंबर में हुआ था 2022 में। तो नवंबर से तैयारी करी, थोड़ा सीरियस हो गए, प्री निकल गया फिर, ठीक है। प्री की कट ऑफ गई 114, ठीक है। मेरे नंबर आए 161, तो मेरी सारी कट ऑफ पूरी हो गई थी इसमें, डब्ल्यू वगैरह की। तो ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने इसकी मेंस की भी इस बार कंटिन्यू तैयारी करी, मेरे को पता लग गया था कि हाँ प्री आराम से निकल जाएगा। वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी 2022 में, तो मैं अपना लगा रहा रेगुलर, अपना बिल्कुल PYQ के ऊपर फोकस करके और प्रैक्टिस करता रहा। और मार्च में मेंस का पेपर हुआ था 2023 में, ठीक है। इसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया PA की पोस्ट पे दिल्ली में भाई। पहली जॉब थी ये मेरी। एक बार नौकरी, एक जॉब मिलने के बाद थोड़ा वो हो ही जाता है यार आदमी, रिलैक्स सा। तो मैं मार्च में पेपर दिया, ठीक है, पता लग गया, नंबर देखे कि हाँ एक नौकरी होगी पक्की। उसके बाद मैं ऐसे ही पड़ा मौज मस्ती में निकल लिया भाई, फिर गेम वेम खेलने लग गया, फिर मौज मस्ती वही दोस्तों में घूमना बैठना, ये सब करता रहा। फिर आ गया पेपर सीजल का 23 का। फिर मैंने इसको इतना सीरियस लिया नहीं, ठीक है। बट फिर भी मैंने पेपर से 15-20 दिन पहले मॉक टेस्ट वगैरह लगाए PYQ के 10-12, और थोड़ा रिवाइज किया मेरे नोट्स वगैरह, और मैं दिया है। मेरे 148 मार्क्स आए थे भाई प्री में। और उस टाइम कट ऑफ चली गई थी 149 के आसपास। मतलब मैं 1-1.5 नंबर से रह गया, क्योंकि उस टाइम ने SSC ने ब्लंडर कर दिया था कि 7 से 8 गुना बच्चे बुलाए थे मेंस के लिए। मतलब 70 या 80 हज़ार बुलाए होंगे ओवरऑल बस। नहीं, उम्मीद थी कि लाख से ऊपर बुलाएगा, तो इतने बुलाता तो मेरा आराम से हो जाता। बस वो SSC की वजह से मैं रह गया, ठीक है। उसके बाद मैं मेंस की मतलब हाँ पेपर देने के बाद सीजल का प्री का 23 का मैं मेंस में लग गया था। मेरे को था कि अब भाई PA की पोस्ट तो मिल गई, अब इस बार मैं घर बैठे बैठे तैयारी करके अगली चेंज कर लेता हूँ यहीं से, बढ़िया नंबर लेके। तो मैं मेंस की तैयारी में लग गया था, 1 महीना मैंने दबा के तैयारी करी प्री के रिजल्ट आने से पहले तक। पूरा डेली का एक मॉक टेस्ट मेंस का, और मतलब सही बढ़िया शेड्यूल बना के सही करा। एकदम से रिजल्ट आता है और मेरा नहीं होता भाई प्री। मतलब बहुत बड़ा झटका लगा था उस दिन, अंदर से पूरा ही हो गया था कि यार क्या कर दिया, ये सारा वो हो गया, ठीक है। फिर जैसे तैसे भाई छोड़, मैं हिम्मत हटाई कि अगला देखेंगे, उसी जल्द जो भी आएगा। तो फिर अपने इतने ज्वाइनिंग वगैरह कर ली थी, नवंबर में ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी। फिर अपना जॉब वॉब करता रहा साथ, नवंबर से लेके मैं भाई अपना जून तक फ्री रहा, गेम वेम खेला, नौकरी करी, ठीक है, पैसे आए, सब अपना मौज मस्ती चली। फिर जून 22 जून से शायद मैंने दोबारा शुरू करी थी, 22 या 23 जून से। CGL 24 का प्री आ गया था, फिर अगस्त सितंबर में मैं दोबारा फिर लगा था 22 जून से प्रिपरेशन के। फिर मैंने भाई लगातार दबा के तैयारी करी, ऑफिस के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाए, ऑफिस में भी जितना टाइम मिलता था, एक दो जितनी पॉसिबल हो पाए मैं पूरे मॉक लगाता था PYQ के। और प्री के लिए मैंने बस मॉक पे ही डिपेंड था, मैं मान लो मैं बस घर आके भी 2-3 मॉक लगा देता था, एक दो ऑफिस में, मतलब डेली के 4 या 5 मॉक में लगा दिया करता था, ठीक है, प्री के लिए। तो फिर प्री में मेरे नंबर आए भाई 178, मेरे रो स्कोर था 170.5, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा 178.5 हो गया था। और कट ऑफ उस टाइम गई थी 153, ठीक है। तो उसके बाद मेंस हुआ, मेंस के लिए मैंने भाई दबा के तैयारी करी जॉब के साथ साथ, ठीक है। जितनी छुट्टी हो सकती थी मैंने छुट्टी भी ली ऑफिस से। बट फिर ऑफिस से छुट्टी ख़त्म होगी तो फिर वापस दोबारा ऑफिस गया, ज्वाइन करा। फिर साथ साथ में ही मैंने प्रिपरेशन करी ऑफिस के मेंस की। और भाई मेरी ड्यूटी टाइमिंग होती थी 12 से 8, ठीक है, दिन में। मैं घर से वहाँ से आने के बाद रात में पढ़ता था अपना 11-12 बैठ के, सुबह तक 7-8 बजे तक। फिर सो के उठ के फिर ऑफिस जाया करता था, ये मेरा रूटीन रहता था। और उस टाइम पे फिर मेरे को भाई मेंस मेरा ठीक ठाक चला गया, और मेरे नंबर आ गए सही। मतलब इसमें फिर मेरे को GST का डिपार्टमेंट दिल्ली मिल गया। अब बात करते हैं भाई अदर SSC एग्ज़ाम्स मैंने जो भी दिए थे उनके बारे में। मैं भाई शुरू शुरू के तो ये मान लो सारे ही प्री एग्ज़ाम्स में मैं फेल हुआ था, सारे ही एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मेरे नोट्स वगैरह प्रिपेयर थे नहीं ना, मैं इतना सीरियस था, यूँ ही जाके दे आता था। मैं लगभग समय फेल हुआ। CHSL 22 दिया, उस टाइम प्री नहीं हुआ मेरा, ठीक है। फिर CPO 19 दिया, उस टाइम नहीं हुआ। मतलब हाथ काँप जाया करते थे भाई, मैथ वैथ करने में नहीं होता था, टाइमिंग का देख के यूँ हो जाता था, नहीं होगा भाई, बस कहीं नहीं है। CPO 22 दिया, नहीं हुआ भाई। CHSL 21 दिया, प्री हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी पास हो गया था, बट DV में आउट हो गया, ठीक है। फिर CHSL 22 दिया भाई, इसमें मैं हो गया सिलेक्ट। ये उसी टाइम का था जिस टाइम CGL 22 मेरा हुआ था ना, उस टाइम मेरी प्रिपरेशन ठीक हो गई थी CGL 22 के टाइम। तो मेरा ये भी साथ साथ में ये भी निकल गया, ज्वाइनिंग आई नहीं थी तो मैंने इसका भी दे दिया था। LDC इन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स मेरे को मिली थी मुंबई पे, फिर मैं मुंबई की बजाय मैंने दिल्ली चूज़ करा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा इसके नज़दीक पड़ता है। तो मैंने अपनी PA वाली ज्वाइन करी, PA वाली अपनी ज्वाइन करी, ठीक है। उसके बाद मेरे इसमें CHSL 22 में भाई प्री में 180 नंबर थे, ठीक है, 200 में से। फिर CHSL 23 का ही मैंने दिया था हाथ के हाथ,
बट इसमें मेरे नंबर आए 172.9, इसमें सारी कट ऑफ मेरी क्लियर थी। बट इसका मेंस मैंने दे दिया था, ठीक है। मैंने सी जेल वाली ज्वाइन कर ली थी, ये छोड़ दी फिर ऐसे सी पी ओ 21 का दिया प्री, उसका भी क्वालिफाई हो गया था। सी पी ओ 22 का भी क्वालिफाई हो गया था। बट इनमें फिर वही फिजिकल वगैरह मैंने आगे तैयारी नहीं करी, तो इनमें बस प्री दे के मैं एक्सपीरियंस के लिए अपना छोड़ देता था बाद में। फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी दिया था एक बार, मिनिस्ट्रियल का, इसका भी मेरा प्री निकल गया था। इसका भी मैंने फिर फिजिकल वगैरह तैयारी नहीं करी, क्योंकि मेरा मेंस का पेपर आ गया था सी जी एल का। तो ले दे के बात ये है भाई कि मतलब तैयारी करते रहो। मैं देख लो कितनी बार फेल हुआ हूँ शुरू शुरू में, तो मैं मान लो मैं 5 से 7 पेपर में लगातार फेल मैंने देखे हैं, ठीक है। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, घर वालों का सपोर्ट और सब चलता रहा। फिर लग जाता तो ले दे के लास्ट में प्रिपेयर बढ़िया हो गए, तो नोट्स वगैरह और तैयारी, मतलब सिलेबस पे कमांड बन गई थी। उसके बाद फिर एक बार कमांड बन जाएगी ना आपकी, फिर होने लग जाएंगे पेपर, यूँ मान लो फिर होते ही जाएंगे बस, फिर रुकेंगे ही नहीं। तो ये है बात भाई कि मेरे को 2-3 साल क्यों लग गए, और आपको क्या अवॉइड करना है कि आपको एक साल में ही सिलेक्शन मिल जाए। ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक तो मैं अपनी पूरी जर्नी के दौरान कंसिस्टेंट नहीं था भाई, ठीक है। 2 महीने पढ़ लिया, 4 महीने छोड़ दिया, 1 महीने पढ़ लिया, 6 महीने छोड़ दिया, ये सब रहता था। उससे कभी भी मेरी कमांड बनी ही नहीं, प्रैक्टिस हुई ही नहीं मेरी ढंग से सिलेबस के ऊपर। थोड़ा मैं प्रैक्टिस करूँ 1 महीने, फिर अगले महीने भूल जाऊँ। तो ये सब था। और मतलब गेम वेम बहुत ज़्यादा खेलता था, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। इन चक्कर में रहता था यूँ ही बस। फिर मैं अपने गोल ना बार बार चेंज करता रहता था। मेरा जब जैसे 1-2 बार मैं फेल हो गया प्री में शुरू में 2-3 बार, तो उसके बाद मेरे को ये लगता था कुछ और कर लेता हूँ यार। मेरा एक बार बाहर जाने का ही मन हो गया था कि भाई विदेश में चला जाता हूँ, बाहर से डिग्री वगैरह कर लूँगा, कुछ और करता हूँ, मतलब सरकारी का छोड़ के कुछ और देखते हैं। तो इसके ऊपर भी फिर मैंने 4-5 महीने, मेरे 6 महीने लगभग ख़राब कर दिए। इसके सारा देखने लग गया कि कैसे क्या प्रोसेस है बाहर जाने का, कहाँ से डिग्री करनी है, क्या कॉलेज है, मतलब खाम खा की चीज़ों में वेस्ट किया टाइम बहुत ज़्यादा। तो आपको अपना गोल ना फिक्स करना है, ठीक है। एक गोल बना लो अपना, और अपना उसके पीछे 1-2 साल ढंग से सीरियस होकर लग जाओ, हो जाएगा। फिर क्या, यही बात मैंने बताई पहले भी कि 1-2 महीने पढ़ता था एग्ज़ाम से पहले, बस फिर वापस बंद कर देता। प्री का रिजल्ट आया, फेल हो गया, छोड़ दिया, ठीक है, अगला प्री आएगा जब देखेंगे। तो वो कभी भी मेरा कमांड बना ही नहीं सिलेबस के ऊपर। तो और मेरे स्टडी आवर जो थे ना वो ऐसे ही रहते थे यार। एक दिन मान लो जोश में 8 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2, 1, या छोड़ दिया, एक दिन 8 पढ़ के फिर पूरे हफ्ते ब्रेक आ गया। तो इस चक्कर में ना ढंग से बनी नहीं बात। अगर आपको भाई एक साल में गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी क्लियर करना है ना, तो सीधा सीधा रूल है, 8-9 घंटे डेली पढ़ लो 1 साल तक लगातार, बस आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं भाई मेरे सोर्सेज और मैथ्स, ठीक है। मैंने मैथ के लिए क्या क्या फॉलो करा था। देखो मैंने मैथ का बैच लिया था 2018-19 में, ठीक है। एडवांस के लिए मैंने उस टाइम पे कोचिंग ली थी, नीरज कुकरेजा सर पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में, ऑफलाइन बैच था उनका। तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे, फिर घर आके मैंने उसके हैंड रिटन मेरे शॉर्ट नोट बनाए, ठीक है। ये मेरा हो गया था एडवांस। और अर्थमेटिक के लिए भाई मेरा एक बड़ा भाई है मनदीप, तो उन्होंने करवाया था मेरे को अर्थमेटिक पूरा, ठीक है। वो कोचिंग के टाइम हमारे साथ रहते थे दिल्ली रूम पे, तो उन्होंने अपने बोर्ड पे वहाँ में पढ़ाया था। मैं और एक मेरा दोस्त था साथ, उन हम दोनों को उस भाई ने पढ़ाया था। तो उनके मैंने नोट्स बनाए थे, उन्होंने पूरा डिटेल में समझा दिया था हमें। उस टाइम पे वो भी अपनी कोचिंग वगैरह लेते थे, तैयारी करते थे सीजीएल की, ठीक है। तो उन्होंने अर्थमेटिक पूरा करवा दिया, उनके नोट्स बनाए, मेरे अभी तक वही चल रहे हैं भाई। बेशक 5-6 साल पुराने हों, बट मैं उनमें थोड़ा बहुत ऐड करता गया, जो भी कुछ नया कंसेप्ट लगा। बाकी मेरे वही है मेन, वही से चलते आ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा रह गया था एक चैप्टर, तो वो मैंने फिर घर आके यूट्यूब से गगन प्रताप सर की वीडियो से किया था। 10-12 घंटे की थी, मैंने उसके शॉर्ट नोट बना लिए थे 3-4 पेज पे, और ये कर दिया था ख़त्म बस। फिर भाई कुछ यूट्यूब की मैंने हेल्प ली है। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना मैंने अब्बास सैनी सर और मोहित गोयल सर, इन दोनों से भाई खूब सीखे हैं, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे हैं यूट्यूब फ्री वीडियो से, इनके देखता रहता था मैं। कुछ भी कोई नया कन्फ्यूजिंग कोई कॉन्सेप्ट लगता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लिया करता था। तो मतलब इनके काफ़ी सही लगे मेरे को। मोहित गोयल सर भाई पर्सनली, मतलब मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया इनका, बट काफ़ी सही पढ़ाते हैं भाई। कोई भाई अगर ज़रूर देखें इनकी वीडियो, बहुत सही पढ़ाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ये इनका हेल्प लिया। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने भाई किरण की पीवाई की बुक, क्योंकि मैं 2018-19 में ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के लग गया था। प्रैक्टिस के लिए भाई मैंने किरण की पीवाई की बुक करी थी, 2010 से 2017 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे उसके अंदर। उस टाइम पे मैंने पहली बार वो वाली पूरी करी थी ख़त्म, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बैच वगैरह चल रहा था मेरा, या घर आके मैंने उसको ही किया था, क्योंकि उस टाइम तक टी सी एस वाला था ही नहीं था। 2018 में टी सी एस का हुआ पहला एग्ज़ाम। तो उसके बाद फिर जैसे ही 19-20 में इसकी आ गई थी बुक टी सी एस की पी वाई क्यू की, फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी वही लास्ट में। इसकी बुक लेके एक ही बुक ये रखी थी फाइनल, और इसको ही मैंने 3-4 बार सोल्व करा होगा मैथ के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं किया, अपने नोट्स रिवाइज किए थे, और अपनी ये पी वाई क्यू की बुक से प्रैक्टिस करी थी बस, और कुछ नहीं भाई। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश के लिए क्या सोर्स मैंने फॉलो किया था। देखो ग्रामर के लिए ना मैं नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 विद एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स पढ़े थे मैडम के।
और उसके सारी एक्सरसाइज करी थी, पीछे जितने क्वेश्चन है भाई मैंने कम से कम यूँ मान लो 10 से 12 बार ये बुक करी होगी ग्रामर के लिए, 10 से 12 बार कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद जब ये इतनी मेरी याद होने लगी था ना पूरी, फिर उसके बाद मेरे को ये मिल गई थी 120 रूल की PDF। तो उसके बाद मैं पेपर से पहले बस एक बार ये देखने लग गया था 120 वाली PDF। इससे मेरा काम हो जाया करता था, बुक में बहुत कम पढ़ता था फिर। और किरण की PY की बुक भाई 2010 से 17 वाली पूरी करी हुई है मैंने, एरर वगैरह सारे इसके सब करा हुआ है। और इसमें से ही मैंने अपने शॉर्ट नोट ही बनाए हुए हैं, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। इस बुक में जितने भी मेरे को मिले ना मैं सारे पढ़ता था, और एक एक को पिक करके अपनी कॉपी में लिखता था। जो भी PYQ में प्रीपोजिशन आई हुई है फिक्स वाली और फ्रेजल वर्ब आए हुए हैं, सारे मैंने अपने हैंड नोट, मतलब सारे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो वो मैं फिर रिवाइज करता था। मैंने इस बुक का मतलब निचोड़ निकाल लिया था पूरा, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सब, जो मेन मेन जो डाउटफुल थे ना वो सारे मैंने लिख लिए थे। फिर उस बुक को रख दिया साइड में, मैं अपने नोट से फिर रिवाइज करता था। ठीक है। उसके बाद भाई फिर पिनैकल आ गई। ठीक है। 2018 से 24 वाली PCS TCS की। फिर मैंने ये करी, फिर मैं इस पे आ गया। फिर मैंने इसके सारी जितने भी होते हैं ग्रामर के एरर वगैरह, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब मैंने इससे किया और मार्क करता गया अपने, उसको बार बार रिवाइज करता गया। बस मैंने यही फॉलो किया था भाई ग्रामर के लिए, और मैंने कुछ नहीं किया। वोकैब के लिए भाई पहले वही नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 ले ली थी, वॉल्यूम 2 ले ली थी। पहले तो सारी इनकी वोकैब करी। ठीक है। और इसके मैंने वोकैब के भी भाई अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, सारी वोकैब पढ़ के। और जो एक एक सिमिलर वर्ड लगते थे वो एक जगह सारे लिख के, मतलब ऐसे एक सिमिलर वर्ड सारे में एक जगह लिखता गया था। और इस टाइप से मैंने अपने पूरे वोकैब के नोट्स बना लिए थे। ठीक है। सारी बुक से, किरण की PYQ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इन तीनों को मिला के मैंने अपने पूरे नोट्स बना लिए थे। ठीक है। सारी वोकैब पढ़ी थी मैंने किरण की बुक से PYQ वाली। और पिनैकल की PY की बुक फिर आ गई थी वही 2018-24। इसके सारे फिर मैंने SSC एग्जाम से जितने TCS ने कराए सारे वो कैब करी इसकी भी, उसमें अपने नोट्स में ऐड करता जाता था जो भी नया लगता था, बाकी इसकी ऐसे करी थी पूरी। फिर बात आती है भाई रीजनिंग की। ठीक है। रीजनिंग के लिए देखो ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, मॉक्स मेरे हिसाब से सफिशियंट है। मेरा तो मॉक्स से हो गया था सारा सौदा रीजनिंग का। एक बस कैलेंडर चैप्टर में मेरे को दिक्कत आती थी, वो मैंने करा नहीं था। तो वो मैंने एक दिन फिर यूट्यूब से विक्रमजीत सर की एक वीडियो थी 10-12 घंटे की पूरी, वो देख के मैंने एक सिंगल पेज पे, सिर्फ एक सिंगल पेज पे अपना उस पूरे कैलेंडर का नोट्स बना लिया था। ठीक है। और उसको एक बार रिवाइज करो और पूरा कैलेंडर नक्की। तो ये कैलेंडर का भी हो गया था उसके बाद। और उसके बाद जैसे कोई ट्रिकी चैप्टर है भाई, नंबर सीरीज हो गया, वर्ड फॉर्मेशन होगी, वर्ड वन आउट होगी, इस टाइप के जो चैप्टर है ना जिनमें बार बार सवाल गलत होते हैं या डाउट लगता है कि गलत हो सकता है कभी भी, तो उसके लिए क्या करो, आप पिनैकल की PYQ की बुक ले लो, TCS पैटर्न वाली। जिस भी चैप्टर में आपको डाउट लगे ना उसके ही 50-100 PYQ लगा दो बस, आपका चैप्टर सी हो जाएगा। और जैसे ये वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड वन आउट है ना, ये रिपीट होते हैं बहुत सारे PYQ रीजनिंग में सेम। तो ये तो सारे याद कर ही लो, जो जो मुश्किल लगे ना आपको ये उस बुक में मार्क करते जाओ और इनको तो रिवाइज करते रहो बार बार। फिर बात आती है भाई जीके के सोर्सेज की। तो जीके के सोर्सेज के भाई ऐसा सौदा है, मैंने कोई बैच वगैरह तो लिया नहीं जीके का भी। मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी करी थी अपनी भाई बहन से। ठीक है। वो राजस्थान सिविल सर्विस की तैयारी करती है, तो उसकी जीके काफ़ी ठीक है। तो उसने मेरे को ये सब पढ़ा दिया था, तीनों सब्जेक्ट थ्योरी वगैरह अच्छे से उसने सारी पढ़ा दी थी एक बार। उसके बाद मैं पिनैकल की PY की बुक से अपने प्रैक्टिस करता रहा बस। सारे PY की बुक मैंने सॉल्व करी थी जीके के लिए भी विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन साथ ज़रूर पढ़ो भाई, क्योंकि उससे आपका फिर मतलब कंटेंट सही बिल्ड हो जाएगा आपके दिमाग में, कि आसपास की चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी, तो फिर रिलेट कर पाओगे आप उसको। और फिर इको और स्टैटिक जीके और साइंस, ये भाई मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, सिर्फ पिनैकल की PY की बुक, PYQ के सोर्स करे थे बस। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं TCS से आए हुए विद सॉल्यूशन, सारे उनको रीड किया और अपना मोटा मोटा कर गया था ऐसे ही बस। करंट अफेयर ज़्यादा मैं करता नहीं था देखो, कई बार तो छोड़ देता था, कई बार कर लेता था। बट मैं किए हैं तो इतने ही किए हैं कि मंथली वीडियोस किसी भी यूट्यूब चैनल की हैं दो चार जो मेन मेन, उनमें से किसी भी चैनल की मंथली वीडियोस देख लो, एक साल की पेपर से पहले बस। अब भी तो इनका कोई फ़ायदा भी नहीं लगता भाई देखो सही बताऊँ, क्योंकि अब ना बहुत ही रेलिवेंट पूछ रहा है। ठीक है। कभी 3 साल की पहले की पूछ लिया, कभी 5 साल की, तो अब तो इतना कोई फ़ायदा है नहीं, बिल्कुल लास्ट में देखना है इसको तो करंट अफेयर को। और कंप्यूटर के लिए भाई मैंने सिर्फ एक फॉलो करा था सोर्स, PDF अब्बास सैनी सर ने, जब नया नया कंप्यूटर का आया था मेंस में, तो उस टाइम पे सर ने एक PDF दी थी कंप्यूटर से रिलेटेड। मैं बस वो एक PDF करता हूँ हर बार, और मेरे हमेशा 30-40 नंबर आ जाते हैं, 50 तक। ठीक है। और पिनाकल की PY की बुक से फिर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब बात करते हैं भाई मॉक टेस्ट मैंने कहाँ से दिए थे, कितने दिए थे, क्या करा था। तो मॉक टेस्ट भाई मैंने यूँ मान लो सारे PY के मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे, इतने मॉक दिए थे मैंने, लगभग 300-400 के आसपास। ठीक है। CGL 19 से लेके CGL 24 तक मैंने सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जितने भी है ना PYQ के मॉक मैंने सारे लगाए हुए हैं पूरे। CPO के मैंने 19 से लेके 24 तक सारे लगाए हुए हैं A to Z। ये तो बल्कि 2-2 घंटे के होते हैं, ये भी सारे लगा रखे हैं। CHSL 2022 से 24, इसके भी मैंने लगाए थे भाई 1-2 साल के। ठीक है।
तो मैंने मोस्टली प्री के लिए मैंने सारे पी वाई क्यू मॉक लगा रखे हैं, सी जी एल सी पी और सी एच एस एल के, बस मैं यही लगाता था। बाकी के चक्करों में मत पड़ो, मैं आपको भी यही कहूँगा भाई, जो जो कंपनी मॉक टेस्ट बनाती है ना, जैसे खुद के अपने खुद, वो वाले मत लगाओ। उसमें क्या है, वो हार्ड क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें फिर डिमोटिवेट होता है इंसान, कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो इतने पूछते हैं एसएससी में, कोई आता ही नहीं वो कॉन्सेप्ट भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ पी वाई क्यू के ऊपर फोकस करो और आपका काम बन जाएगा। मोस्टली मैंने भाई देखो टेस्ट बुक के दिए हैं, ठीक है, इसका क्योंकि इंटरफेस सही है, काफ़ी सही लगता है देने में, बट फिर थोड़ा चेंज भी ज़रूरी है इंटरफेस के लिए, तो मैंने ओली बोर्ड के भी दिए हैं, बस दिए हैं पी वाई क्यू के ही, बट इसको भी इंटरफेस चेंज करने के लिए थोड़ा सा कि डिफरेंट वो हो जाए भाई, इसलिए दे दिए थे। और आर बी आई की फ्री मॉक, ये मतलब जैसे ये आंसर की आती है ना कोई भी पेपर की, सी जी एल की होगी सी एच एस एल की, तो ये आर बी वाले वहाँ पे डाल देते हैं अपने मॉक टेस्ट फ्री में, ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन। तो वहाँ से मैं लगाता था सीधे पेपर के होते ही, सी जी एल 23 के हुए, 24 के हुए, सी एच एस एल के हुए, लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम होता था वहाँ से मैं उसके लगा दिया करता था सीधे सारे। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देख लो ये बात, इसको नोट कर लेना, ओनली पी वाई के पे फोकस कर लो, सिलेक्शन अगर लेना 1 साल के अंदर तो, नहीं तो भाई मार्केट में इतनी सारी चीज़ें फेक चल रही हैं, आपको मुश्किल क्वेश्चन के पीछे भगाते रहेंगे और अपना कोर्स बेचते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सीरियसली आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है ना, तो एसएससी के पी वाई के ऊपर फोकस करो बस। जितने भी आ रखे हैं 2020 से 19 से लेके 24 तक, सारे उनके कंसेप्ट के ऊपर कमांड बनाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से दबा के बस। और इसके बाद बात आती है भाई मॉक एनालिसिस की। मॉक एनालिसिस का क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई ये वाला, ठीक है। अपने जो भी आपके सवाल नहीं होते, हार्ड लगते हैं आपको, उनको नोट करो, मैथ के लिए तो स्पेशल, ठीक है, एक अलग से नोटबुक मैंने बना रखी थी, उसके अंदर मैं अपने नोट करता था, जो भी मेरे को हार्ड कॉन्सेप्ट लगता था, या जो भी भाई मेरे को मेरे नोट्स में नहीं है जो चीज़, वो मैं ऐड कर लेता था वहाँ। और ऐसे ही डिफ़िकल्ट या न्यू वोकैब कोई भी दिखे आपको तो उसको भी ऐड करो अपनी नोटबुक में। एक वोकैब की मैंने अलग से बना रखी थी, जो मैं मॉक से जितने भी नए मिलते थे मैं ऐड करता था, और उनको फिर वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। अब बात आती है भाई फ्री या पेड सोर्सेज अवेलेबल जो है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपके, ठीक है, क्योंकि मैंने जो फॉलो करे थे वो बहुत पुराने हैं, और वो एक तो बड़ा भाई है, तो वो आपसे वो तो पढ़ाता ही नहीं भाई, वो उससे कैसे पढ़ोगे। और जो नीरज कुकरेजा सर हैं वो आज ही पढ़ाते हैं वैसे तो भाई मुखर्जी नगर में, बट आजकल मतलब और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी टीचर्स, तो मैं आपको उस वो सब बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इनका भी देखा है, कुछ कुछ कंटेंट सब चीज़ों का मैंने करा है यूट्यूब से भी, तो इसलिए आपको बता देता हूँ। मैथ के लिए देखो मोहित गोयल सर, एक नंबर के, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। गगन प्रताप सर, अभाषण सर, भूतेश सर, आर बी वाले जो शुभम जैन सर हैं, इनका मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं इनसे भाई कुछ ना कुछ मैंने कंसेप्ट सीखा है यूट्यूब से। और भी सर है जैसे अभिनय सर है, मैं भाई कभी आज तक यूट्यूब उनकी भी वीडियो देखी नहीं, तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, बाकी सब बढ़िया पढ़ाते हैं अपनी जान में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी बात मेन ये है कि एक टीचर को फॉलो करो बस, एक को कोई भी एक बार, इन चारों जितने मैं नाम लिए ना सबके एक एक बार आप वीडियो देखो, ठीक है, एक चैप्टर सेम पकड़ो और सबका वही चैप्टर देख के आओ। आपको जिसके साथ भी सही लगे ना, ट्यूनिंग बैठे आपकी, उसी का आप फिर पूरा बैच ले लो, ठीक है। यूट्यूब पे लगभग फ्री वीडियो सबके अवेलेबल हैं, पूरे पूरे बैच की, किसी को नहीं पैसे देने तो फ्री कर लो भाई। बाकी किसी को अगर कंप्लीट कंटेंट एक जगह चाहिए तो अपना एक बार कोर्स ले लो, पर एक ही टीचर का लो भाई बस, इनमें से किसी भी एक का ले लो और उसका ही लास्ट तक फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, और फिर उसको बंद करो वीडियो को, बस लेक्चर वीडियो सब बंद करो, शॉर्ट नोट को रिवाइज करो बार बार, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे आ जाओ, पी वाई क्यू की बुक उठाओ और अपने नोट्स, बस ये दो चीज़ होनी चाहिए मैथ के लिए, ख़त्म। अपने नोट्स को भाई फिर डेली रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो, जैसे भी आपको सही लगे, और अपना पी वाई क्यू के वो लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, डेली के टारगेट लगा के 100, 150, 200 जितने भी आपसे हो सके भाई, टाइमर लगा के करो, बिना टाइमर करो, मतलब फिर अपना खुद से सेल्फ प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते जाओगे। लेक्चर्स को कर दो बंद, यूट्यूब को कर दो बंद, कोई डाउट आए तभी उनको खोल लो बस, नहीं तो अपना सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए भाई देखो नीतू सिंह मैडम, ठीक है, अमन वशिष्ठ सर हो गए, जयविद्य सर हो गए, रानी मैम होगी, इनके मैंने यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत सबका देखा है, तो किसी का भी ले सकते हो आप, सबकी वीडियो फ्री भी पड़ी है, सबके कोर्सेज भी हैं, किसी का भी एक का लो और अपना पूरा करो, पी वाई क्यू की बुक लेके वहाँ से फिर सारी प्रैक्टिस करो बस, एरर्स वगैरह सारी चीज़ें वहीं से लगा दो पी वाई क्यू की बुक से, एक भी चीज़ मत छोड़ो, स्पेलिंग वगैरह जो भी होगी, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं विक्रमजीत सर का बताया था आपको पहले भी, कैलेंडर मैंने इनसे किया था। पीयूष गोयल सर की मैंने एक आध वीडियो देखी सिलोलिज्म को लेके, तो ये दोनों सर ठीक है, ठीक है, मेरे को तो ये दो ठीक लगे थे, इतनी मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी रीजनिंग के लिए, तो देखो सही बताऊँ तो अगर आपको किसी को भी भाई को ज़्यादा दिक्कत लगे रीजनिंग में, तो इनका बैच ले सकता है या इनकी वीडियो देख सकता है। कोई भी टॉपिक में डाउट है ना रीजनिंग के, तो क्या है कि सारे टॉपिक नहीं है हार्ड, मान लो 25 टॉपिक हैं तो 20-22 तो सब कर लेते हैं, जो 2-3 बच के उनके लिए आप इनकी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से फ्री बस, और अपने नोट्स बनाओ शॉर्ट और उनको रिवाइज करो फिर।
जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने अपना कुछ ऐसा कोई टीचर वगैरह फॉलो नहीं किया। परमार सर भाई आजकल बहुत चल रहे हैं, बट उनकी मैंने एक बार वीडियो देखी थी, वो बहुत ज़्यादा ही कंटेंट करा रहे हैं, ठीक है। इतना नहीं आता, और इतना आएगा भी तो आपसे याद भी नहीं होगा। सही बात, देखो प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। सारे उनके पीछे पड़ रहे हैं परमार सर के जीके को लेके। मैं कोई ऐसी हेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट वो करा देते हैं। उनकी जो वन शॉट वीडियो थी मैंने वो देखी थी एक बार। वन शॉट वीडियो है तो 4-5 घंटे की, बट उसके अंदर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपसे याद ही नहीं होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसी चीज़ पढ़ने का जिससे आपको याद ही ना हो और आपके पेपर में काम ही ना आए। तो सबसे बढ़िया और सही मेरे को लगता है PYQ की बुक ले जीके की विद सॉल्यूशन वाली, वहाँ से करो अपना बस। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सारे करते जाओ धीरे धीरे। डेली के 100-150 क्वेश्चन की टारगेट बनाओ। डेली के 100 का मैं बना के रखता था, मेरा तो 100 क्वेश्चन करने विद सॉल्यूशन, उनके सारे सॉल्यूशन पढ़ने हैं और उसको बार बार रिपीट करो। एक बुक ले लो बस, उसको 4-5 जितनी बार भी कर सकते हो ना, उसी पे रहो भाई स्टिक, बस यही कहूँगा। मत सोर्स चेंज करो। और जीके के ऊपर सबसे लास्ट में आना, पहले मैथ रीजनिंग इंग्लिश अपने इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब इनमें 150 में से 130-140 नंबर आने लग जाए उसके बाद जीके पे फोकस करो। और फोकस भी इतना ही करो कि भाई अपने वहाँ ठीक ठाक से नंबर आ जाए, मतलब एवरेज नंबर ले आओ बस बाकी के, और उनमें टॉप के लेके आओ, तब जाके मतलब सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा जीके को। अगर आप PYQ से करोगे तो रैंक चाहिए किसी भाई को भाई, तो रैंक के लिए तो देखो जीके पे फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर यूँ है कि अगर किसी के तीनों सब जो स्ट्रॉन्ग हो गए ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश पूरा आ रखा है, सब कुछ आता है उनको, उसके बाद क्या है कि जीके में आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो और डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हो। अब लास्ट में आता है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हम। पहली बात, फोकस ऑन PYQ के ऊपर ही फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन जो है ना सारे रिपीट होते हैं PYQ कॉन्सेप्ट से ही, SSC के एग्जाम्स में। तो 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं भाई, और जो इनफ है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो पूरा अपना फोकस PYQ के ऊपर रखो, इधर उधर मत भटको। आपको भटकाएंगे, हार्ड क्वेश्चन दिखाएंगे, डर पैदा करेंगे आपके अंदर, बट आपको नहीं डरना है। PYQ पे अपना पूरा रिलायबल रहो और अपना करते जाओ प्रैक्टिस बस। एक टीचर्स को बार बार स्विच मत करो, एक पकड़ो, ठीक है। नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो और मॉक से अपने ऐड करते जाओ उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जो भी आपको नए लगे। दूसरा, हार्ड क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा मत भागो भाई, उसकी बजाय अपने कंसेप्ट क्लियर करने के पीछे भागो। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। जो इजी क्वेश्चन हो गया आप उनको बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो अपने आप हार्ड के लिए टाइम बच जाएगा, और टाइम बचेगा तो आप हार्ड को भी कर लोगे फिर आराम से। सीधी सी बात ये है। सेल्फ प्रैक्टिस भाई ज़्यादा करनी है, ना कि वॉचिंग लेक्चर्स ऑल डे, ठीक है। एक बच्चे क्या करते हैं आजकल, सारा दिन लेक्चर देखते रहेंगे भाई, यूट्यूब से वीडियो देख ली, इस टीचर का वो देख लिया, इसकी वीडियो देख ली। उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप खुद अपने हाथ नहीं चलाओगे ना पेन से, प्रैक्टिस नहीं करोगे बुक उठा के, इतने आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। एक बार अपने कोर्स वगैरह करके पूरे नोट्स बना के उसके बाद इनको बंद करो। रिवीजन भाई देखो है तो बोरिंग काम बहुत ज़्यादा, ठीक है, सबको पता है, बट असली काम रिवीजन ही करेगा। क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे ना तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो आप पेपर में फिर कैसे कर पाओगे परफॉर्म टाइम के साथ। तो अगर आपको टाइम के साथ स्पीड से करनी है ना चीज़ें, तो उसके लिए रिवीजन आपका जितना ज़्यादा रिवीजन होएगा उतनी जल्दी आप चीज़ों को याद कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, और जल्दी सोल्व कर पाओगे। बस वो टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है सारा, बस और कुछ नहीं है इसमें। सैटरडे संडे को मैं अपना रिवीजन का रखता था, और मंडे टू फ्राइडे अपना स्टडी करता था। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। 5 दिन अपनी चीज़ें पढ़ो, जो भी पढ़ना है टारगेट बना के। 2 दिन आप फिर पूरा रिवाइज करो जो भी 5 दिन में पढ़ा है, सिर्फ कुछ नया मत पढ़ो, उनको अच्छे से रिवाइज करो 5 दिनों चीज़ों 5 दिन की चीज़ों को। और भाई ये कि अपने जो बहुत ज़्यादा ग्रुप वगैरह बना लेते हैं डाउट्स के, इस ग्रुप में ऐड हो गए, टेलीग्राम पे उसमें ऐड हो गए, इन चीज़ों से बचो। इन ग्रुप वगैरह ग्रुप के चक्करों में भाई ज़्यादा मत पढ़ो, अपना सेल्फ स्टडी करो अकेले में बैठ के। कोई डाउट आए तो अपना यूट्यूब या गूगल पे आजकल सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पड़े हैं, वहाँ से अपना देख सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार जब कोर्स पूरा हो जाए तो यूट्यूब बंद करो और प्रैक्टिस करो PYQ की, पेन पेपर उठा के अपना, बस सीधा सीधा एक ही मंत्र है सिलेक्शन लेने का। और वह अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे मैं करता था, बट फिर एग्ज़ाम आता था मैं छोड़ दिया करता था बीच में 3-4 महीने, तो था तो गलत ही वो। तो अपना 30-40 मिनट 1 घंटा जितना भी आपको निकल पाए, अपना रनिंग वगैरह जिम वगैरह जो भी आपको पसंद हो, थोड़ा मतलब ज़रूरी है ये सब भी भाई। इससे क्या है, थोड़ा ठीक होता है, रिलैक्स हो जाता है एक तो माइंड, तो दोबारा फिर पढ़ने का एनर्जी आती है, ठीक है। यही था भाई इस वीडियो के अंदर। देखो मैंने अपनी साइड से अपना सारा बता दिया, मेन मेन बात तो यही है, PYQ पे फोकस कर लो, और अपना एक टीचर पकड़ो, उसके नोट्स शॉर्ट नोट बनाओ जितने हो सकते हैं, और रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो खुद से बैठ के बस। इसके बाद भी अगर किसी भाई का कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट में कर सकता है, ठीक है, बता देना अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी डिटेल में जो भी चीज़ें चाहिए आपको बता देना, मैं बता दूंगा।